चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया था। वीडियो लेक्चर उसका है, आप उस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। अब पिछले 30 साल में पूछे गए जो नीट के क्वेश्चंस हैं लिविंग वर्ड से, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन कितना रेलेवेंट है और कितना हेल्पफुल है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कह रहा है कि भाई आप जो हर्बेरियम सीट बनाते हैं किसी भी प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके, तो उसके राइट हैंड साइड में लेबलिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या क्या नहीं लिखा, क्या नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट कैरी क्या नहीं होता ये पूछ रहा है। तो देखिए उसमें डेट ऑफ कलेक्शन तो लिखा जाता है, किसने कलेक्ट किया यानी नेम ऑफ कलेक्टर भी लिखा जाता है, लोकल नेम भी लिखते हैं, वर्नाकुलर नेम भी लिखते हैं और साइंटिफिक नेम भी लिखते हैं। हाँ, हाइट ऑफ प्लांट हम उसमें कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉलम का है। देखिए कह रहा है कि आपको कॉलम को मैच करना है। ठीक है, तो आप यहाँ मैंने आपको इसीलिए कहा था कि एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे ज़रूर आप मेंशन करिएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया भी है उसको अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए फैमिली का एग्जाम्पल इसमें मसिडी एक क्या है, फैमिली है। ठीक है, सॉरी मसिडी कह रहे हैं, म्यूसिडी एक फैमिली है। फिर आर्डर का एग्जाम्पल देखिए क्या है, डिप्टेरा एक आर्डर है। ठीक, फिर क्लास का एग्जाम्पल अगर देखें आप तो इंसेक्टा एक क्लास है। ये सारे मेंशन किए गए हैं आपके, जब आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखेंगे तो वहाँ पे सब है। अब बचा फाइलम, तो फाइलम का एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये करेक्ट मैचिंग है और इस करेक्ट मैचिंग के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है भाई, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का आप देखिए सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं वो छांटना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज गिवन बाई अर्नस्ट मेयर। ये तो सही है, अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन interbreed among themselves, means which are reproductively isolated, so which can interbreed among themselves and produce viable offspring are known as species। ठीक है, तो समूह को टर्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एक स्पीसीज़ का कहेंगे। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो भाई फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फोटो पीरियड अगर देखें तो फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन कहाँ अफेक्ट करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय विटेकर, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ये सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, सिंगल सेल्ड। तो सिंगल सेल से अगर 2 सेल बना यानी सेल डिवीजन हुआ, तो आप ये जो सेल डिवीजन हो रहा है कह सकते हैं इसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं आप कि ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब सिनोनिमस टर्म यूज़ कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, तो आपका ए और डी वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है।
Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? कह रहा है contrary मतलब कौन नहीं फॉलो करता है nomenclature रूल को, ठीक है। तो पहला है the names are written in Latin and are italicized, ठीक। तो इटैलिक्स में हम उसे करते हैं मेंशन, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन यानी सही है। दूसरा है when written by hand the names are to be underlined, ये भी सही है। आपको देखिए ध्यान देना है, क्या इसमें करना है, कंट्रेरी मतलब क्या गलत है वो ढूंढना है। तो पहला दो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, यही गलत होगा, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली हम किसी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बताइए भाई? हम जनरली लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होता है वो डेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये भी सही है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कह रहा है। तो आपको देखिए ध्यान देना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना फिर बताना है क्या करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बताओ भाई म्यूजियम में, यही गलत है क्योंकि म्यूजियम में फोटोग्राफ थोड़ी ना रखते हैं हम, प्लांट और एनिमल पार्ट्स को सीधे प्रिजर्वेटिव लिक्विड में जार में करके रखते हैं जनरली म्यूजियम को, या उसको दूसरे फॉर्म में रखते हैं, लेकिन सीधे प्लांट और एनिमल पार्ट्स को रखते हैं म्यूजियम में, उसके फोटोग्राफ्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, ठीक, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन सही है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमन्स, ये भी सही है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर देयर रेफरेंस, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। तो देखो टोमेटो और पोटैटो दोनों में जो कैरेक्टर्स कॉमन किस लेवल तक है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप टोमेटो का बोटेनिकल नेम देखो तो टोमेटो का बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या होता है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो। तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम हो गया। और पोटैटो का जो होता है वो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। और ये दोनों ही टोमेटो और पोटैटो दोनों ही एक फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब फैमिली तक तो ये कॉमन फीचर आप कह सकते हैं सिमिलरिटी शो करेंगे, ठीक। उसके बाद जीनस शुरू होता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जीनस में तो दोनों का जीनस सोलेनम है, लेकिन बात समझो भाई, जीनस जरूर सोलेनम है, लेकिन उस जीनस में आने के बाद डिफरेंसेज है, तभी तो अलग अलग स्पीसीज में बांटना पड़ा कि टोमेटो को हम एक अलग स्पीसीज सोलेनम लाइकोपर्सिकम में बांट दिए और पोटैटो को एक अलग स्पीसीज सोलेनम ट्यूबरोसम में। यानी उस जीनस में सिमिलरिटी कम है, लेकिन फैमिली लेवल पे देखें तो दोनों की फैमिली क्या है? सोलेनेसी। यानी मैक्सिमम जो है ये कहाँ तक सिमिलरिटी शो कर रहे हैं? सोलेनेसी तक, माने फैमिली तक, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कह रहा है भाई कि ये जितने साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं उसमें करेक्टली कौन आप कह सकते हैं मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भाई करेक्टली कौन मेंशन्ड है? इसमें आप देखिए म्यूजिका डोमेस्टिका, म्यूजिका डोमेस्टिका पहला दिया हुआ है। द कॉमन हाउस लिजर्ड ए रेप्टाइल, तो ये गलत दिया हुआ है। देखिए करेक्टली डिस्क्राइब्ड की बात कर रहा है, म्यूजिका डोमेस्टिका गलत दिया है। फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है
ये दिया है ए प्रोटोजोन पैथोजेन काजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपने पढ़ा होगा, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैथोजेन। तो यही क्या हो जाएगा, यही सही मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख लीजिए, जैसे फेलिस टाइगरिस इंडियन टाइगर, तो ये गलत दे रहा है। इंडियन टाइगर जो होता है वो पैंथेरा टाइगर पैंथेरा टिग्रिस होता है इंडियन टाइगर, तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। और फुल नेम ऑफ ई कोलाई इज एंट अमीबा कोलाई, गलत है। ई कोलाई का फुल नेम क्या होता है, इश्चीरिचिया कोलाई होता है। तो सिर्फ इसमें कौन सा सही है, बी वाला सही होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कौन से एनिमल को सही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ मैच किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए कौन करेक्टली मैच किया गया है भाई। पहला है टाइगर, ठीक, और टाइगर को मैच किया है टिग्रिस, तो पैंथेरा टिग्रिस, याद करिए, देखिए तो पैंथेरा टिग्रिस एकदम सही है, टिग्रिस उसकी स्पीसीज होगी, यही सही हो जाएगा ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जबकि कटल फिश देखिए, कटल फिश मोलस्का, मोलस्का इसका क्लास नहीं है, देखिए क्लास इसका क्या हो जाएगा, क्लास इसका हो जाएगा सिफेलोपोडा, ठीक है, इसलिए गलत है। ह्यूमन देखिए, ह्यूमन में लिखा प्राइमेटा, प्राइमेटा लिख रहा है फैमिली, जबकि प्राइमेटा फैमिली थोड़ी ना है, फैमिली ह्यूमन की होमिनिडी होती है, ठीक। हाउस फ्लाई देखिए, हाउस फ्लाई का लिखा है मस्का आर्डर, जबकि मस्का आर्डर थोड़ी ना है, हाउस फ्लाई का जो आर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है, ठीक है। तो याद करिए, जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो चार्ट है वो चार्ट एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसी से ये सवाल पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन विट्रो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन विट्रो। तो भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो नहीं, इन विवो होता है, नेचुरली होता है ना, इनसाइड सेल होता है, आउटसाइड सेल नहीं होता है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ऐसा नहीं है भाई, अंदर से भी मास में इंक्रीज होता है और कुछ इंक्रीज बाहर से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस इज ए, आप कह सकते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो रिस्पॉन्सिवनेस, यही सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लीजिए, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो ये होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर देखिए, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ICBN जो प्लांट्स के बेसिकली नेमिंग या नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो कह रहा है कि किस बेसिस पे भाई हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक।
अब इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट वही एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्सिवनेस आप देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि रिस्पॉन्सिवनेस आर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा दिया है देखिए रिप्रोडक्शन, आंसर यही हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत से ऐसे स्टेराइल कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लिविंग नहीं होंगे। या म्यूल देख लीजिए, म्यूल एक हाइब्रिड है जिसको हम स्पीसीज़ नहीं कहते हैं क्योंकि वो स्टेराइल होता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि म्यूल नॉन लिविंग है, ठीक। ग्रोथ और मूवमेंट, इसका भी एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, रिस्पॉन्सिवनेस है लेकिन टू टच लिख दिया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच तो मोबाइल भी देता है। मोबाइल का टच स्क्रीन देखिए, तो क्या मोबाइल लिविंग हो गया? नहीं। तो इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये इसका बेटर ऑप्शन हो गया, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, बोटेनिकल गार्डन का फंक्शन पूछ रहा है कि भाई बोटेनिकल गार्डन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? ऐसे आप कह सकते हैं कंजर्व्ड एरियाज जिसमें हम अपने हिसाब से अपने कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो कराते हैं, प्रोटेक्टेड कंडीशन में ग्रो कराते हैं, जिसका इस्तेमाल हम क्लासिफिकेशन की स्टडी के लिए करते हैं, यानी ये स्टडी ऑफ प्लांट्स में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो भाई इसमें हम जनरली जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का कैसा कंजर्वेशन करते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट क्या करते हैं? एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू मतलब क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन, ठीक है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब, एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या होगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब हो गया कि आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तो भाई अब बोटेनिकल गार्डन जो प्लांट्स को लगा रहे हैं वो बोटेनिकल गार्डन में सारे तरह के प्लांट्स हम लगाते हैं, ठीक है। जो उस स्पेसिफिक हैबिटेट में हो सकता है ना पाए जाते हों उनको भी हम लगाते हैं, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगाते हैं, उनको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जनरली दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, तो भाई ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन दे दिया है इसमें, इसके ऑप्शंस बड़े क्लोज दिए हुए हैं। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी सही लग रहा है। लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी सही लग रहा है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, तो ये तो भाई गलत है, ठीक है। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाई टैक्सोनॉमिस्ट, अब देखिए इसमें तीनों सही लग रहा है, ए बी सी तीनों सही लग रहा है। अब आपको इसमें ये तलाशना कि कौन ज़्यादा सही है, तो देखिए उसका लॉजिक है, कैसे आप हटाएंगे। पहला देखिए लास्ट वाले में देखिए, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो रियल यूनिट की बात कर रहा है, तो उस रियल यूनिट से ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि और भी तो टैक्सोनॉमिस्ट ने यूनिट बनाया था क्लासिफिकेशन का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक। तो इसलिए आप डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, डी नहीं हो सकता। अब बचा ए और बी, अब ए और बी में से कोई एक सही होगा, तो ए और बी में से देखते हैं। ए कह रहा है कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जबकि बी कह रहा है लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए सही तो दोनों है, सही तो दोनों है, लेकिन लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखें तो स्पीसीज़ है, लेकिन स्पीसीज़ से भी छोटा तो हो सकता है। सब स्पीसीज़ का भी तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, तो सब स्पीसीज़ अगर है तो सब स्पीसीज़ को अगर हम एक ग्रुप मान लें, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इसके गलत होने की संभावना है। लेकिन रियल बेसिक यूनिट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि रियल बेसिक यूनिट इसलिए कह रहे हैं कि स्पीसीज़ ही एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं, जो अर्नस्ट मेयर ने डिफ़ाइन किया कि भाई स्पीसीज़ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह है जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो एक क्लियर कट बाउंड्री है स्पीसीज़ की कि स्पीसीज़ किसे कहेंगे।
इसलिए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है, लेकिन दोनों में ए को आप ज़्यादा सही कह सकते हो। ठीक है, ज़्यादा सही कह सकते हो। क्लियर है? क्योंकि लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी सही है, नॉट बैड, लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं सब स्पीसीज भी तो होता है, स्पीसीज से छोटा एक ग्रुप, तब फिर उस हिसाब से ये गलत हो सकता है। तो कायदे से इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देना चाहिए। तो आप सारे एस्पेक्ट्स को जाने रहिए, आप ए और बी में से किसी को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक्स की बात कर रहा भाई। बायोसिस्टमैटिक्स जैसे आ गया तो सिस्टमैटिक्स में बायोसिस्टमैटिक्स। अब मैंने आपको बताया था बायोसिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यानी जिसमें हम फिलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रख के भी क्लासिफिकेशन करें। तो आप देखिए सी वाला ऑप्शन, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फिलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़, यानी बेसिकली इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं जिसमें इंक्लूडेड हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोसिस्टमैटिक्स। क्लियर है? तो बाकी ऑप्शन भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिर्फ मार्फोलॉजिकल के बेसिस पे है, गलत है। डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, ये भी गलत है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये भी गलत है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, या आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी में जब हम फिलोजेनी इंक्लूड कर लें, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रख के भी अगर हम ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए हम नया टर्म बायोसिस्टमैटिक्स यूज़ करते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी मैंने देखिए वीडियो लेक्चर में बताया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कंपैरिजन में कौन सा लेस जनरल है, ये कह रहा है। ठीक है, तो भाई लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स कह रहा है। तो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स अगर देखें तो जीनस के बाद क्या आता है, जीनस के बाद आता है स्पीसीज, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पीसीज। क्लियर है? चलिए, क्योंकि स्पीसीज देखिए आप लेस जनरल से मतलब समझिए, जैसे जब आप जनरलाइजेशन करते हैं तो सबसे जनरल ग्रुप क्या होगा, किंगडम, यानी ऊपर से नीचे हम जाते जाएंगे तो लेस जनरल होता जाएगा, बस यही समझिए। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है किंगडम, तो ये सबसे आप कह सकते हैं जनरल ग्रुप होगा, सबसे बड़ा समूह जिसमें सबसे कम कैरेक्टर्स आपस में ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी सबसे कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम देखें नीचे बढ़ते जाएंगे, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद आर्डर, जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं तो जो ग्रुप है वो क्या होता जा रहा है, लेस जनरल। लेस जनरल मतलब अब वो स्पेसिफिक होता जा रहा है। लेस जनरल से मतलब क्या है, मोर स्पेसिफिक, ये याद रखो। लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक, ज़्यादा कन्फाइंड। तो सबसे जो स्पीसीज है वो क्या है, वो जीनस से ज़्यादा स्पेसिफिक है, मतलब लेस जनरल है। क्लियर है? तो इसलिए लेस जनरल टर्म से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको समझ लीजिए। लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक, तो जीनस से ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है, स्पीसीज। तो इसलिए हम उसे क्या करें, लेस जनरल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक जनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई, तो इसको मैंने याद कराया था भाई, इसे याद कर लीजिए। बेंथम हुकर ने जनरा प्लांटेरम बुक लिखी थी। ठीक है, इसीलिए मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो साइंटिस्ट के नाम और उनके बुक्स है वो मेंशन किया है, उसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ, टैक्सॉन किसका है यूनिट, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक आप कह सकते हैं यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैक्सॉन एक तरह का कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का यूनिट है, समूह को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है टैक्सॉन, इसलिए टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, तो भाई कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, वही आपको ध्यान रखना है और कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो उसके हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा कि पॉट यानी फाइलम की जगह प्लांट में डिवीजन आ जाता है, तो डिवीजन, क्लास, क्लीन और ऑर्डर, फैमिली के बाद आपका ट्राइब आता है। ट्राइब एक्चुअली जीनस और फैमिली के बीच में आता है, ये भी मैंने बताया, और फिर जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ट्राइब, फैमिली और जीनस के बीच का एक समूह है, मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो लेक्चर में रेफर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई, तो फाइलम जो टर्म है वो कुवियर ने दिया था, ये एक फैक्ट है। ठीक है, जो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ ये एक्चुअली सवाल होना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ पूछ लिया है कि फाइलम टर्म किसने दिया था, तो आप याद कर लीजिए, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई कुवियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज, क्या हो जाएगा भाई? टैक्सॉन। ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन, उसी को हम टैक्सॉन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए टैक्सॉन इज, टैक्सॉन किसे कहेंगे भाई? टैक्सॉन एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है, तो ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी, तो बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, तो भाई ये देखो स्पीसीज यहाँ सीधे सीधे पूछा है। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ से थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो आप कि भाई स्पीसीज को हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं या स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट भी कह सकते हैं, नहीं दोनों ऑप्शन सही था, लेकिन स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट सब स्पीसीज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस चार ऑप्शन में सब स्पीसीज टर्म नहीं दिया हुआ, तो स्पीसीज इसका जो है बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन हो जाएगा। खाली स्मॉलेस्ट टैक्सॉन अगर लिखता तब देखिए आपका एक यहाँ ऑप्शन वैरायटी है, वैरायटी भी हो सकता था, लेकिन बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन दोनों बात कह रहा है, तो उसके हिसाब से स्पीसीज ही आपका सही ऑप्शन है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, लीनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस, और कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म था ये किसने दिया था? ये मैंने पॉइंट नोट कराया है, जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था। फैक्ट है, आपको याद करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और लास्ट क्वेश्चन है देखिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्डेड बाई, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है भाई? तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये है कि इसके हिसाब से स्पीसीज जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह है जो स्टैटिक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी ऐसे समूह जिसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज कॉन्सेप्ट जिसमें ये बताया गया कि स्पीसीज इज अनचेंजेबल, स्पीसीज इज अनचेंजेबल, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। और ये बात बताया था कैरोलस लीनियस ने। किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा था कि द स्पीसीज ऑफ प्रेजेंट डे आर सेम एज दे वर इन पास्ट एंड दे विल रिमेन सेम इन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि कोई स्पीसीज आज जैसी है वैसी ही पास्ट में थी और वैसी ही फ्यूचर में भी रहेगी, तो इनके हिसाब से तो इवोल्यूशन फिर होगा ही नहीं।
ठीक है। तो ये जो स्टैटिक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट था, क्योंकि स्पीसीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो क्या होता है, डायनामिक होता है। तो ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि डायनामिक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो डायनामिक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था, डायनामिक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट लैमार्क ने दिया था, जिन्होंने बताया कि भाई जो स्पीसीज़ है वो चेंजेबल है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी विद चेंजिंग एनवायरनमेंट जो स्पीसीज़ हैं वो अपने आप को बदलते हैं, चेंज करते हैं और इवॉल्व करके एक नया स्पीसीज़ भी बनाते हैं, ठीक है। यानी स्पीसीज़ जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ गिवन बाय लैमार्क, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जिन्होंने कहा कि नहीं स्पीसीज़ जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता, जो स्पीसीज़ आज हैं वो एक्चुअली पहले भी ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेंगी, उनके हिसाब से स्पीसीज़ में कोई चेंज नहीं होता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट था। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका द लिविंग वर्ड का पिछले 30 साल में पूछे गए सवाल यहाँ दिया हुआ है। एक ध्यान रखिएगा आप कि आप सोच रहे होंगे कि तो सर इसमें सिर्फ 26 क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बताया था ये पहला चैप्टर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, ठीक है। बायोलॉजी में एक इंटरेस्ट डेवलप करता है, बायोलॉजी में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है उसका एक स्केलेटन आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बाकी इस चैप्टर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले नीट एग्ज़ाम में, पिछले 30 साल के नीट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।